वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 9 सितंबर 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला एमएसपी के बारे में, दूसरा है पीएलआई स्कीम, तालिबान गवर्नमेंट, हक्कानी नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को देखेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा पारित एक बिल को देखेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड और क्यूकरताक अवर्ना लेख के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एमएसपी। दरअसल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के विरुद्ध किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 3 जो कृषि कानून है उसके खिलाफ। इनमें एक एमएसपी भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा ये जो एमएसपी है रबी क्रॉप के लिए, उसमें 2% की वृद्धि की गई है। तो यह एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? दरअसल यह एक दर है जिस दर पर जो है सरकार किसानों से उसके फसलों को परचेज करती है। हालांकि इसकी घोषणा करने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे लागू करने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार ने बोला कि हम इसे मान लीजिए 1800 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे और उसने बोल दिया अगर ये नहीं खरीदती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन यह इसका दायित्व बनता है क्योंकि सरकार ने कहा है, तो एक प्रकार से सरकार पर यह एक दायित्व है। लेकिन आप इसके विरुद्ध आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं है। ये जो है इसे वर्ष 2009 से CACP के सिफारिश पर CCEA यानी कि CACP जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके द्वारा सिफारिश की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को। इसके जो प्रमुख होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि CCEA के जो प्रमुख कौन होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। तो CACP जो है इसे सिफारिश कर रही है प्रतिवर्ष 2009 से, और इसी के द्वारा जो इसकी एमएसपी की जो है निर्धारण की जाती है। इसे निर्धारित करने के लिए कई सारे क्षेत्रों का आकलन करना होता है। जैसे आप देखिए, इसके लिए जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उसके द्वारा कई सारे क्षेत्रों को देखा है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन की जो लागत है वो कितनी होगी। इसके अलावा डिमांड, सप्लाई, प्राइस का जो फ्लक्चुएशन कितना होगा। इसके अलावा है मार्केट प्राइस का जो ट्रेंड है वो कैसा है, प्राइस का डिफरेंट कॉस्ट कितना हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइस क्या होंगे, और एग्रीकल्चर वेज रेंट यानी कि मजदूरी की जो लागत होती है उससे भी इसमें ध्यान रखना होता है। वर्तमान में इसमें 23 कमोडिटीज शामिल किए गए। जैसे कि अनाज में आप देखेंगे तो इसमें 7 प्रकार के अनाज को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि पैडी, धान, वीट, गेहूँ, इसके अलावा मक्का, सोरगुम, यहाँ पर देख सकते हैं सोरगुम की तस्वीर। दूसरा है बाजरा, जौ और रागी। इसके बाद हम देखें दलहन में तो यहाँ पे ग्राम जैसे कि चना, इसके अलावा तूर, मूंग, उड़द, लेंथिल। कमर्शियल क्रॉप्स में देख सकते हैं कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट। जबकि तिलहन में पीनट, रेपसीड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड आदि इसमें शामिल किए। कुल इसमें 23 जो है कमोडिटी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यह है एमएसपी से संबंधित कुछ खबरें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएलआई स्कीम से संबंधित है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नाम से ही पता चल रहा है इसमें इंसेंटिव देने की बात की जाए। दरअसल कल जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये जो टेक्सटाइल है उसके लिए 10,683 करोड़ रुपए का ये जो पीएलआई स्कीम में देने की बात की गई है। ये है क्या? अभी आप देखिए, आप अपने जो भी सामान मंगवाते हैं तो उससे एक प्रकार से आयात का जो भार है वह बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो उत्पाद हैं वह इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार नहीं होते हैं। हो सकता है उनके जो गुणवत्ता है उससे थोड़ी कम होती है, इसीलिए क्योंकि ये जो कंपनियां हैं बनाने वाली उनके पास उतना संसाधन नहीं होता कि उस क्वालिटी के सामान वो बना सके। इसीलिए इस वित्तीय वर्ष बजट जब पारित किया गया था तो उस समय वित्त मंत्री के द्वारा इस स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसमें कई सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया और जाके टेक्सटाइल को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया। यानी एक प्रकार से हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार बनाने के लिए और आयात को कम करने के लिए, यानी कि आयात के भार को कम करने के लिए, ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए इस पीएलआई स्कीम को शुरू किया गया था, जिसके तहत इन कंपनियों को इंसेंटिव दिया था कि वो उत्पाद जो है उत्कृष्ट को ठीक है खरीद सकें या बना सकें। खरीदना नहीं है, बनाना है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तालिबान गवर्नमेंट से संबंधित। आपने देखा होगा इस वीक तालिबान के द्वारा उसके इंतरिम यानी कि अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई, जिसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को, यानी कि अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को। उसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इससे पहले मुल्ला खुन जो है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं किसके, तालिबान रिजिम में। इसके अलावा देखें तो ये यूएन ब्लैकलिस्ट यानी कि मोस्ट आतंकवादी भी घोषित किया गया यूएन के द्वारा। दूसरा जो प्रमुख नेता है वो है अब्दुल घनी बरादर, जो कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन और उप प्रधानमंत्री अब्दुल घनी बरादर। इसके अलावा तालिबान के जो संस्थापक है मुल्ला उमर, उसके बेटे मुल्ला याकूब को वहाँ का रक्षा मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अब जो बड़ी खबर है वह है कि तालिबान का जो नया नाम है उसे यानी कि तालिबान जो है उसका नाम अब बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अन्य खबरें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि सैंक्शन रिलीफ तभी किया जाएगा जब तालिबान के बिहेवियर में कुछ सुधार होगा, यानी कि जैसे जैसे तालिबान के जो बिहेवियर होगा उसमें बदलाव होगा, वह एक प्रकार से लोगों के साथ यानी कि जैसे जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र है उस अनुसार वो चलना शुरू करेगा, तब जो है उस पर जो है सैंक्शन धीरे धीरे हटाया जाएगा। दूसरा, तालिबान की जो सरकार बनी है उसको चाइना ने वेलकम किया और कहा कि इससे जो है एक प्रकार से अनार्की यानी कि अराजकतावाद जो है अफ़गानिस्तान में थी वह खत्म हुआ है। यह न्यूज़ है, इसे नोट मत कीजिएगा। इसके अलावा अन्य जो खबरें हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हक्कानी नेटवर्क काफ़ी चर्चा में है और इसका 4 जो व्यक्ति है वो उसके तालिबान गवर्नमेंट जो है उसमें मंत्री का भी पद दिया गया है हक्कानी नेटवर्क के 4 व्यक्तियों को। तो ये हक्कानी नेटवर्क है क्या? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह शीत युद्ध जो हो रहा था उस समय हुई थी, जब उस समय अफ़गानिस्तान का यूएसएसआर के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान यानी कि जो नाटो ग्रुप में शामिल थे जैसे कि अमेरिका, पाकिस्तान आदि, तो यहाँ पे आप देखिए मैप में, तो इसे कंट्रोल करने के लिए उस समय जो है यूएसएसआर के द्वारा, क्योंकि वर्तमान में आप सोवियत संघ तो नहीं है लेकिन रसिया उसका सबसे बड़ा देश है, तो उसके द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था अफ़गानिस्तान को। इसीलिए उस समय क्या था, एक हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी था, वो क्या कर रहा था, इसका यूज उस समय अमेरिका करता था इन अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर के जो सेना है उसके विरुद्ध। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप स्थिति देख रहे हैं कि आज जो है अफ़गानिस्तान में यहाँ से अमेरिका बाहर हो चुका है लेकिन रसिया यहाँ पर एंट्री कर चुका है, यानी कि स्थिति बदल चुकी है। तो ये जो है जलालुद्दीन हक्कानी, उसका जो नेटवर्क था अब जो है यूएसएसआर के विरुद्ध नहीं, अब अमेरिका के विरुद्ध यह कार्य करने लगा था। यानी कि जब ये शुरू हुआ था तब किसके विरुद्ध था, या यूएसएसआर के विरुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध का अंत हुआ उसके बाद यह दुश्मन किसका बन गया, अब अमेरिका का यह दुश्मन बन गया। और इसी का जो नेटवर्क है पूरे अफ़गानिस्तान में, यहाँ पर आप देखिए यह है वजीरा या नॉर्थ वजीरिस्तान, यहाँ पे जिसे पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी समर्थन भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका नेटवर्क रहता है हक्कानी। तो उसके जो प्रमुख नेता था कौन, जलालुद्दीन हक्कानी, लेकिन इसका जो है डेथ हो चुका था कई वर्ष पहले, लेकिन इसकी घोषणा की गई वर्ष 2018 में। और उसके बाद यह जो हक्कानी नेटवर्क है उसके पुत्र यानी कि जलालुद्दीन हक्कानी के पुत्र सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में चला गया। ये जो हक्कानी नेटवर्क है हमारे इंडिया के विरुद्ध ही कार्य करता है, जैसे कि 2008 में जब हमारे भारतीय राजदूतावास पे हमले हुए थे जिसमें एक डिप्लोमेट की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय ये जो जिम्मेदार था हक्कानी नेटवर्क ही जिम्मेदार था। तो यह है तालिबान और अफ़गानिस्तान से संबंधित और हक्कानी नेटवर्क से संबंधित न्यूज़। इसी संबंधित और जो खबरें हैं यह है CIA चीफ जो है यानी कि अमेरिका के और रशियन डिप्लोमेट जो हैं वो दिल्ली आए हैं, जिससे भारत जो है यहाँ पर वार्ता करेगा किसके लिए, तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से हमारे नागरिकों को निकालने के लिए, क्योंकि कई सारे जो भारतीय नागरिक हैं अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इसके लिए अभी जो है इन दोनों से बात की जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि SCO का मेंबर है भारत, है ना। इसके अलावा क्वाड, SCO में आपको पता है कि इसमें चीन, पाकिस्तान आदि देश शामिल है, और क्वाड में कौन है, अमेरिका, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 4 देश इसमें है। तो इन दोनों देशों यानी कि दोनों जो ग्रुप है उसकी बैठक अगले महीने होने वाली है। तो इससे संबंधित यहाँ पर वार्ता होगी, यानी कि तालिबान और अफ़गानिस्तान संबंधित यहाँ पर जो वार्ता अभी होगी। एक और जो है ट्राइका प्लस, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं कि ट्राइका प्लस क्या है। दरअसल ये जो बनाया गया था अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से सिचुएशन बदल रहे थे जनवरी फरवरी के बीच में, तो उस समय यहाँ पर एक वार्ता शुरू की गई थी 4 देशों के द्वारा,
चाइना, रसिया, पाकिस्तान और अमेरिका, ताकि यहाँ पर जो है तालिबान के द्वारा जो अफ़गानिस्तान में काम किए जा रहे थे और वहाँ की जो स्थिति है उसे बदला जा रहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए ये 4 देश इस पर वार्ता करते थे ताकि इससे कांटेक्ट हो सके। तो इसका भी साथ भारत के द्वारा लिया जा सकता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, ट्रोइका प्लस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट संबंधित। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका को रद्द किया गया जिसमें कहा गया था कि जो कोविड-19 का जो टीका है उसे डोर टू डोर दिया जाए। दरअसल एक याचिका दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो 60% लोग हैं, इनकी 60% भारतीय जो है वो अपना फर्स्ट डोज ले चुके हैं, तो क्यों ना सेकेंड डोज लेने के लिए डोर टू डोर कैंपेन, यानी कि उनके घर जा कर के सेकेंड डोज दिया जाए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि डोर टू डोर कैंपेन इस प्रकार से कोविड-19 करना और कोविड-19 के टीके देना वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो देश की स्थिति है काफ़ी विविध है। आप यहाँ पर लद्दाख को देख सकते हैं तो केरल की स्थिति कुछ और है, उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और है, अर्बन का कुछ है तो फिर रूरल का कुछ है, यानी कि सब के सब स्थिति एक जैसी नहीं है कि एक जैसी स्थिति सोच करके सबको वैक्सीनेशन कर दिया। कई लोगों के मन में वैक्सीनेशन हेजिटेशन भी है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए याचिका दर्ज की गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है झारखंड सरकार के द्वारा एक बिल पारित किया गया, नाम है द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है कि झारखंड में जो भी प्राइवेट नौकरी होंगी जिसकी सैलरी 40,000 तक है, यानी कि 40,000 तक की सभी नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र की, वह 75% अब रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि 100 में से 75 सीट जो है वहाँ पर अब स्थानीय लोगों को ही दिया जाएगा, ना कि बाहरी लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर 75% रिजर्वेशन की सीमा लगा दी गई है स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में। यह जो झारखंड है ऐसा करने वाला वह तीसरा देश बन चुका है। पहला कौन है? आंध्र प्रदेश, और दूसरा है हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित। दरअसल ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उसे एक कमेटी के द्वारा दिया जाता है जिसे सिलेक्शन कमेटी भी कहते हैं, और इसमें जो है 3 लोगों को शामिल किया गया है। इनकी जो ये चयन समिति होते हैं उसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि देवेंद्र झांझरिया जो कि 3 बार के जैवलिन थ्रो के ओलंपिक पदक विजेता हैं, पैरालंपिक। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति जो है फॉर्मर क्रिकेटर हैं वेंकटेश प्रसाद, और तीसरे हैं एल सरिता देवी। इन तीनों को जो है इसमें शामिल किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देने के लिए। इसके जो चेयरपर्सन है, यानी कि नेशनल अवार्ड के लिए जो चेयरपर्सन चुना गया है मुकुंदकम शर्मा को चुना गया है, यानी कि हेड है। हालांकि जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं इसे देने की घोषणा पहले की जानी थी, लेकिन सरकार ने देखा कि ओलंपिक और पैरालंपिक में काफ़ी देर हो चुके हैं, इसीलिए इसको अब जो है घोषणा किया गया है कि फिर से सिलेक्शन यहाँ पर किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं इसमें कौन कौन से अवार्ड हैं, जैसे कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम इसी वर्ष बदला गया। पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका दूसरा जो नेशनल अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य, चौथा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और 5वां है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अब्दुल नहीं अबुल कलाम। तो यहाँ पर ये जो है 5 ट्रॉफी होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यह क्यूकरताक अवरना लेक के बारे में। दरअसल रिसर्चर की जो टीम है, यानी कि शोधकर्ताओं की एक टीम है, वह ग्रीनलैंड गई थी कुछ जो वहाँ पे द्वीप हैं उसके सैंपल इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तब उन्होंने देखा कि हम जहाँ पर उतर रहे हैं वह तो एक नया द्वीप है, यानी कि वो जहाँ पे उतरे उससे पहले वहाँ पे इस प्रकार का द्वीप नहीं था। तो उसी का अब नाम रखा गया क्यूकरताक अवरना लेक, यानी एक प्रकार से यह पृथ्वी पर एक उत्पन्न नया द्वीप है। यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में अवस्थित है। इससे पहले जो नया खोजा गया था 2007-8 में कोडाक नाम का था, इसे खोजा गया था, और उसके बाद जो है क्यूकरताक अवरना लेक है ग्रीनलैंड के पास। इसका जो आकार है, यानी कि ये जो जगह है भूमि है उसका आकार 6x30 मीटर का है। हालांकि छोटा है लेकिन यह काफ़ी नवीन है, तो इसे ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ लेते हैं नाम से ही क्यूकरताक अवरना लेक क्या है। तो इसे याद रखिए क्या है, एक प्रकार की नई भूमि स्थल है जो ग्रीनलैंड के पास उत्पन्न हुई है। ये कैसे हुआ आप यहाँ पे समझिए। पिछले महीने हमें यहाँ पढ़ा था कौन सा, लास्ट आइस एरिया जो है यहाँ पर पिघल गया था।
यानी कि ग्रीनलैंड जो है जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार जो है पिघल रहा है। पूरा जो द्वीप है वो क्या है, वह बर्फ से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जैसे कि पिछले मैंने पढ़ा था लास्ट आइस एरिया पूरी तरह से पिघल गया था, ये वाला एरिया यहाँ पर देखिए। तो इसके पिघलने के कारण यहाँ पे भी कुछ भूमि बनी, और लेकिन ये तो पहले से जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो है नया क्यूकरताक अवाना लेक, ये यहाँ पर देखा गया है यहाँ पर। तो ये है क्यूकरताक अवाना लेक के बारे में जो ग्रीनलैंड के पास है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है अब बतलाइए। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको हमने पिछले महीने भी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि एनडीए जो एग्ज़ाम है उसमें अब जो है महिलाएं भी शामिल हो सकती है। अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी कह दिया है कि हाँ एनडीए में अब महिलाओं को एडमिट यानी कि शामिल किया जाएगा। यानी कि अब जो एनडीए एग्ज़ाम होंगे उसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं और बड़े पद पर यह जा सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छी खबर है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।